हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन और 8.5 और 8.6 क्वेश्चंस हमने करने हैं। जहां तक इस पर्टिकुलर सेक्शन का सवाल है, सेक्शन 8 का, जो कि ताल्लुक रखता है पास्ट एग्जामिनेशंस क्वेश्चन से। रिसेंट अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस, उनको हम पिकअप कर रहे हैं। हालांकि 8.5 और 8.6 अभी ये क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आज के इस सेशन में हम इस चैप्टर को फिनिश अप करेंगे, लेकिन पहले हम 8.6 से स्टार्ट करेंगे। नंबर वन, एक तो ये बात मैंने आपसे शेयर करनी है, और उसके अलावा एक मेजर पॉइंट मैंने जो शेयर करना है आपसे। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इन क्लासेस का के लिए जो स्टडी मटेरियल है वो हमने कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। तो मैंने कहा पहले उसके बारे में बता दूं। ये बड़े हमारे 3 वॉल्यूम्स हैं। पहले तो ये वॉल्यूम 1 है, जिसमें सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स आपके कवर करे गए, ठीक है, सारे वॉल्यूम्स हैं। उसके बाद वॉल्यूम 2 का ताल्लुक जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से है। उसके अलावा तीसरा वॉल्यूम है हमारा, तीसरा वॉल्यूम जो है एमसीक्यू वर्ल्ड से है। आपको मालूम है कि 30% पोर्शन अब आपका एमसीक्यू का है, तो एमसीक्यू के लिए हमने अलग से एक वॉल्यूम बनाया हुआ है। तो मेरी एडवाइस आपको ये है, जिन लोगों ने कोर्स सब्सक्राइब करा है उनके पास तो हमारी बुक्स वगैरह हैं, लेकिन जिन लोगों ने कोर्स सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, इन केस वो मटेरियल लेना चाहते हैं, तो उनको इन क्लासेस का बेनिफिट तभी मिलेगा जब उनके पास ये मटेरियल होगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि इस मटेरियल को आप ले लें। तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि कहां आपको कांटेक्ट करना है, कैसे आप इन मटेरियल को ले सकते हैं। तो वहां से आप इन मटेरियल को फटाफट ले लें, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आपको फिर इन क्लासेस का मिले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेक्शन को। सेक्शन 8 रिमेनिंग सेक्शन है, आपका लास्ट सेक्शन है। और उसके अलावा अब इसमें 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 8.5 और 8.6। तो पहले 8.6 से हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कहता है द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी लिमिटेड एज एट 31st of 3 2022 इज एज फॉलोज। समराइज्ड बैलेंस शीट तुम्हें दी हुई है। बैलेंस शीट को आपने ध्यान से नोट करा, 30 लाख और 24 लाख फिलहाल ये शेयर कैपिटल है, और एक शेयर 10 रुपए का है। इसका मतलब 3 लाख इनके शेयर हैं, 2,40,000 इनके शेयर हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो आइटम्स आपको गिवन है, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में आपको आइटम नजर आ रहा है। उसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जहां तक ए लिमिटेड का सवाल है। लेकिन जो बी लिमिटेड है उसका सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, उसके पास जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कुछ बैलेंस है। फिर लायबिलिटीज का जहां तक सवाल है, लायबिलिटीज के अंदर आपको दिया हुआ है रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड, 10% डिवेंचर्स। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन लिखा हुआ है, और देखो ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग लोन फ्रॉम ए लिमिटेड। पहले तो ए लिमिटेड के कॉलम में 6 लाख रुपीस लिखा है, इसका मतलब ए लिमिटेड ने 6 लाख का लोन लिया हुआ है। अब वो कहता है बी लिमिटेड का अनसिक्योर्ड लोन 8,20,000 है। क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग लोन फ्रॉम ए लिमिटेड, इसका मतलब ये जो लाइन स्टैंड कर रही है इंक्लूडिंग लोन फ्रॉम ए लिमिटेड, ये बी लिमिटेड के लिए है। क्योंकि बी लिमिटेड के कॉलम में जो लोन है, इसका मतलब है कि ये जो 8,20,000 का लोन है, इसमें से कुछ लोन इन्होंने ए से लिया हुआ है। लेकिन ए लिमिटेड से कितना लोन इन्होंने लिया हुआ है फिलहाल अभी हमें उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है वो ये सजेस्ट करती है कि बी लिमिटेड ने डेफिनेटली कुछ लोन ए लिमिटेड से लिया होगा। कितना लोन लिया है फिलहाल अभी हमें मालूम नहीं है। तो लायबिलिटीज का जहां तक सवाल है, इस क्वेश्चन में फिलहाल अभी तक 4 लायबिलिटीज हैं, जैसे कि आपने देखा रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड, 10% डिवेंचर, अनसिक्योर्ड लोन, ट्रेड पेबल। लेकिन जहां तक बी लिमिटेड का सवाल है, उसकी केवल 2 लायबिलिटीज हैं, एक अनसिक्योर्ड लोन के रूप में और दूसरी ट्रेड पेबल्स के रूप में। फिर उसके अलावा करंट एसेट का जहां तक सवाल है, करंट एसेट में 28 लाख और 21 लाख तुम्हें नजर आ रहे हैं। फिर प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख की, 7,60,000 की है। अब बेटे पहले तो यहां पर अगर कुछ मिस प्रिंट होगा तो उसको ठीक कर लेना। ये लॉन्ग टर्म एडवांस टू बी लिमिटेड है, फ्रॉम बी लिमिटेड नहीं है, टू बी लिमिटेड है। और ये ए लिमिटेड के कॉलम में लिखा हुआ है, ए लिमिटेड के लिए ये एसेट है। इसका मतलब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को कुछ लोन दिया हुआ है लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब मुझे यह पता लग गया, जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, कि ए लिमिटेड ने अपने एसेट में लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म एडवांस टू बी लिमिटेड। इसका मतलब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को कुछ लोन दिया हुआ है 2,20,000 का। तो अब हमें पता लग गया कि जो बी लिमिटेड के अंदर ये 8,20,000 नजर आ रहा है, तो इस 8,20,000 के अंदर 2,20,000 रुपीज का लोन है जो उन्होंने ए लिमिटेड से लिया होगा, बी लिमिटेड ने। क्योंकि ए ने बी को लोन दिया है, तो इसका मतलब बी ने ए से लोन लिया होगा।
करेक्ट। उसके अलावा फिर आपको इन्वेंट्रीज नजर आ रही है, इन्वेंट्रीज के अलावा ट्रेड रिसेबल्स हैं, ट्रेड रिसेबल्स के अलावा कैश एट बैंक और 3 लाख तुम्हें गिवन है। फिर आगे उसने एक लाइन लिखी कि बी लिमिटेड टू डिक्लेयर ₹1 पर इक्विटी शेयर्स एज डिविडेंड। बी लिमिटेड ने जो है इक्विटी शेयर जो है बी लिमिटेड ने डिक्लेयर करा और पे करा डिविडेंड बिफोर फॉलोइंग अमालगमेशन टेक्स प्लेस विद द जेड लिमिटेड। इसका मतलब अब इस क्वेश्चन की पूरी कहानी अब हमारी समझ में आई है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन की ओपनिंग लाइंस में सिर्फ इतना ही लिखा था कि समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन की कहानी क्या बनी कि एक जेड लिमिट, पहले तो ए लिमिटेड नाम की कंपनी है, बी लिमिटेड नाम की कंपनी है, इन दोनों कंपनियों को इसका मतलब जेड लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया है। करेक्ट। या आप यूं कह लें ए और बी लिमिटेड कंबाइन हो गई और उन्होंने जे लिमिटेड फॉर्म कर ली, या हम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से कहेंगे जेड लिमिटेड ने ए लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, नंबर 1। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि टेक ओवर से पहले, अमालगमेशन से पहले बी लिमिटेड ने डिविडेंड पे करा। अब ये पॉइंट कई बार आ चुका है और आपको मालूम भी है, बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल 24 लाख की है। इसका मतलब उन्होंने अमालगमेशन से पहले 2,40,000 10%, क्योंकि उनका एक शेयर जो है देखो 24 लाख डिवाइडेड बाई 10, टोटल नंबर ऑफ शेयर 2,40,000 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर 2,40,000 है और उन्होंने डिविडेंड 1 पर शेयर पे करा है। इसका मतलब टोटल डिविडेंड जो बी लिमिटेड ने पे करा है वो 2,40,000 का है। अब आपको मालूम है कि जब डिविडेंड पे करेंगे तो दो चीजें होंगी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम हो जाएगा और दूसरा कैश बैलेंस भी कम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो अमालगमेशन से पहले बी लिमिटेड ने डिविडेंड पे करा है। आगे कहता है जेड लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बोथ ए एंड बी लिमिटेड। अब आगे है कि द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ जे लिमिटेड इज ₹60 लाख डिवाइडेड इनटू 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो जेड लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल जो होगी, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, वो 60 लाख की होगी। करेक्ट। और 6 लाख शेयर होंगे और 10 रुपए का उनका शेयर होगा। आगे क्वेश्चन में कहता है कि एज पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड इज ₹18 पर शेयर एंड ऑफ बी लिमिटेड इज ₹12 per share, respectively agreed by the respective shareholders of the company। जब दो कंपनी आपस में मर्ज होती हैं तो डेफिनेटली मैंने तुम्हें बताया अल्टीमेटली एक दूसरे को परचेज कंसिडरेशन वगैरह देना होता है, इजंट इट और नॉट? तो अब परचेज कंसिडरेशन जब डिसाइड होता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में डेफिनेटली आपके शेयर की वैल्यू देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं जेड लिमिटेड हूं और आप ए लिमिटेड हैं या बी लिमिटेड हैं, और मैंने आपको कंसिडरेशन देना है, तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि आपके एक शेयर की वैल्यू कितनी है। तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ए लिमिटेड है उसके एक शेयर की वैल्यू एस्टिमेट करी गई 18 पर और बी लिमिटेड की वैल्यू एस्टिमेट करी गई 12 पर। इसका क्या यूज होगा ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन इस वैल्यू के सहारे हम ए और बी लिमिटेड के नेट एसेट्स निकाल लेंगे। अगर आपने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन या इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से करा हुआ है तो तब भी आपको यह याद होगा कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर होती है वो हम कैसे निकालते थे, नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करते थे तो वैल्यू ऑफ शेयर हमारे पास आ जाती थी। तो यहाँ वैल्यू ऑफ शेयर हमारे पास है, नंबर ऑफ शेयर्स भी हैं, तो नेट एसेट्स हमारे पास आ जाएंगे। कैसे आएंगे अभी थोड़ी देर में बताता हूं। आगे कहता है 10% डिवेंचर्स ऑफ ए लिमिटेड टू बी इश्यूड 12% डिवेंचर्स ऑफ जेड लिमिटेड एट पार इन कंसिडरेशन ऑफ देयर होल्डिंग्स। अब जो ए लिमिटेड के डिवेंचर्स हैं 12% डिवेंचर्स 20 लाख के डिवेंचर्स हैं, तो इन डिवेंचर्स को ये 10% डिवेंचर हैं। जो परचेजिंग कंपनी जेट लिमिटेड है उन्होंने इनको 12% डिवेंचर इशू करे और पार पे इशू करे। इसका मतलब 20 लाख के डिवेंचर्स के लिए उन्होंने अपनी कंपनी के 20 लाख के डिवेंचर इशू करे, लेकिन 12% वाले करे। इसका यह भी मतलब है कि डिवेंचर्स को 20 लाख पर लिया गया। आगे कहता है अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड ऑफ 2 लाख इज टू बी ट्रीटेड एज एक्चुअल लायबिलिटी। इसका मतलब परचेजिंग कंपनी जब इन दोनों कंपनी के एसेट और लायबिलिटी लेगी और खासतौर से जब ए लिमिटेड के टेक ओवर करेगी तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी को भी हमें टेक ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एक्चुअल लायबिलिटी बन गई है। उसके बाद कहता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स फी ऑफ ए लिमिटेड 50,000। तो जो ए लिमिटेड है उसके जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं और ए लिमिटेड की एसेट और लायबिलिटी को वैल्यू करने के लिए जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर रखा गया है उनके खर्चे 50,000 के हैं और इसी तरह से बी लिमिटेड के खर्चे 30,000 के हैं।
और कहता है ये खर्चे जेट लिमिटेड ने बियर करे, तो जेट लिमिटेड इसकी एंट्री करेगी, ए और बी लिमिटेड की बुक्स में इसकी एंट्री नहीं होगी। आगे कहता है शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड टू बी पेड बाय इश्यूइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। तो ये देखने के लिए कि जेड लिमिटेड ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को कितने शेयर इश्यू करेगी, तो इसके लिए हमें दोनों के पहले नेट एसेट्स कंप्यूट करने पड़ेंगे, जैसा कि कई क्वेश्चंस में अब हम ऐसा कर चुके हैं। जब नेट एसेट्स आ जाएंगे तो उसको हम इश्यू प्राइस से डिवाइड करेंगे, यानी कि जेट लिमिटेड अपना जो शेयर इश्यू कर रही है 10 रुपए वाला शेयर है, लेकिन 10 रुपीज प्रीमियम पे इश्यू कर रही है, तो हमें 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, इश्यू प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि जेड लिमिटेड ए और बी लिमिटेड को कितने कितने शेयर्स इश्यू करेगी परचेज कंसिडरेशन के लिए। आगे कहता है एज्यूमिंग अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज, you are required to pass the necessary journal entries, narration not required in the books of Z Limited। तो Z Limited की बुक्स में मैंने पहले ही कहा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्ट्रेस करना है परचेजिंग कंपनी की बुक्स में। मोस्टली 99.99% क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं वो परचेजिंग कंपनी की बुक्स में ही आए हुए, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग से रिलेटेड ही आए हैं। तो कहता है जेट लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज पास करनी है और हमें बैलेंस शीट बनानी है जेट लिमिटेड की बुक्स में। तो ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तो हम पढ़ ही चुके हैं, अब इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना शुरू करा, जैसा कि हम लोगों की आदत है, आपने सिर्फ आपको क्वेश्चन रीड नहीं करा सकता, और तो इसलिए बेटर है कि कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना चाहिए। तो ए और बी लिमिटेड 8.6 हमने स्टार्ट करा। 8.6 को स्टार्ट करने के लिए आप भी फटाफट पेन पेंसिल रजिस्टर वगैरह अपने निकाल लें। तो 8.6 से आज के इस सेशन को हमने अब प्रैक्टिकली अब स्टार्ट करा, ठीक है ना। प्रैक्टिकली से मेरा बेसिकली मतलब क्या है कि अभी तक तो मैंने क्वेश्चन ही पढ़ा था, तो अब मैं क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूंगा। तो फटाफट आप भी निकाल लें। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ही सोचो कि मुझे क्या करना होगा। जाहिर है कि मुझे इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देखना होगा कि परचेज कंसिडरेशन कितना है। जब एक बार परचेज कंसिडरेशन की फिगर हमारे पास आ जाएगी, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि सेस का बटन अभी अभी ऑन हुआ है, तो कुछ बच्चों ने इसका मतलब है अभी अभी ज्वाइन करा है हमें ऑनलाइन मोड से। तो इस क्वेश्चन की कहानी ये है कि इस क्वेश्चन में एक कंपनी है जेट लिमिटेड। मैं हल्का सा तुम्हें रिकैप जल्दी से कर दूं ताकि बार बार तुम्हें क्वेश्चन ना देखना पड़े। जेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, और एक ए लिमिटेड नाम की कंपनी है, और एक बी लिमिटेड नाम की कंपनी है। जेट लिमिटेड नाम की कंपनी इन दोनों कंपनी को टेक ओवर कर रही है। इज इट क्लियर टू यू? क्वेश्चन में हमें यह दिया हुआ था कि जो जेट लिमिटेड नाम की कंपनी है उसकी जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो 60 लाख की है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये अभी मैं क्वेश्चन को ही एनालाइज कर रहा हूं। इज इट क्लियर टू यू? क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है कि जो जेट लिमिटेड है उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल 60 लाख की है, जो कि 6 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 में डिवाइडेड है। 6 लाख शेयर ऑफ ₹10 में डिवाइडेड है। क्वेश्चन के मेन पॉइंट ये हैं कि अमालगमेशन से पहले, यानी कि एक तरीके से इस क्वेश्चन में जब जेट लिमिटेड ने ए और बी को एब्जॉर्व करा, तो उस एब्जॉर्प्शन से पहले बी लिमिटेड ने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन्होंने एक डिविडेंड पे करा। डिविडेंड जो इन्होंने पे करा, पेड डिविडेंड, और जो डिविडेंड इन्होंने पे करा है वो एट द रेट ऑफ ₹1 पर शेयर करा है। एट द रेट ऑफ ₹1 पर शेयर करा है। बिकॉज बी लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स 2,40,000 हैं, और एक शेयर पे ₹1 का डिविडेंड पे हुआ है, तो इसका मतलब बी लिमिटेड ने एब्जॉर्प्शन से पहले, या जब बी लिमिटेड को टेक ओवर करा गया उससे पहले बी लिमिटेड डिविडेंड पे कर चुकी थी। इसका मतलब है कि बी लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश अकाउंट डेफिनेटली 2,40,000 से कम हो गया होगा। करेक्ट। क्वेश्चन में आगे जो मेन पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है, कहता है इस क्वेश्चन में कि जब जेट लिमिटेड ने ए और बी लिमिटेड को टेक ओवर करा, तो ए लिमिटेड के एक शेयर की वैल्यू ₹18 पर एस्टिमेट करी गई, और बी लिमिटेड के एक शेयर की वैल्यू ₹12 पर एस्टिमेट करी गई। इज इट क्लियर टू यू? ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा यहीं पर एक्सप्लेन कर दूं। तो मैं अब एक्सप्लेन करता हूं इस पॉइंट का बेसिकली क्या मतलब है। बेटे, आपको मालूम है कि किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू ऑफ शेयर, VOS का मतलब है वैल्यू ऑफ शेयर,
किसी भी कंपनी के अगर शेयर की मुझे वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उस कंपनी के नेट एसेट्स को डिवाइड करना पड़ता है उस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर से, उस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर से। हमने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स में भी जब उसका कॉन्सेप्ट करा था तब भी हमने इस चीज पे गहरी चर्चा करी थी। अब सपोज मैं आपको यह कहूं कि कंपनी ए है और कंपनी ए के एक शेयर की वैल्यू 18 रुपीज पर एस्टिमेट करी गई है, यानी कि वैल्यू ऑफ शेयर तुम्हें दी हुई है। अब कंपनी ए के नेट एसेट्स मेरे पास नहीं है, लेकिन कंपनी ए के नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था जो कंपनी ए है उसके जो शेयर कैपिटल थी, कंपनी ए की शेयर कैपिटल कितनी थी, 30 लाख। तो 30 लाख डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 3 लाख। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ शेयर जो थे वो 3 लाख थे। तो ए लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर 3 लाख हैं और वैल्यू ऑफ शेयर तुम्हारे पास है। इसका मतलब ए लिमिटेड के नेट एसेट्स आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए लिमिटेड के नेट एसेट 3 लाख इंटू 18 डेट इज इक्वल टू 54 लाख। तो इस पॉइंट से तुम्हें एकदम से यह पता लग गया कि ए लिमिटेड के नेट एसेट्स कितने हैं। इसी तरह से बी लिमिटेड के जो एक शेयर है उसकी वैल्यू 12 रुपीज पर एस्टिमेट करी गई। तो नेट एसेट्स को मैं अब ये डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ शेयर से बी लिमिटेड के। हमें मालूम है कि जो बी लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर हैं वो 2,40,000 हैं। तो 2,40,000 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28,80,000। तो 28,80,000 यानी कि इस पॉइंट से मुझे यह पता लग गया कि दोनों कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं। फिर इस क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में आगे यह दिया हुआ था कि जो ए लिमिटेड के डिवेंचर्स हैं 10% डिवेंचर्स, ए लिमिटेड के 10% डिवेंचर्स हैं। बैलेंस शीट में अगर तुम देखोगे तो 20 लाख रुपए के डिवेंचर हैं ए लिमिटेड के। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो जेड लिमिटेड नाम की कंपनी है इन डिवेंचर्स को पे करेगी अपनी कंपनी के 12% डिवेंचर इश्यू कर करके, लेकिन परचेजिंग कंपनी अपनी कंपनी के जो डिवेंचर इश्यू करेगी वो 20 लाख के ही करेगी, पार पर ही करेगी। इसका मतलब है 20 लाख के डिवेंचर्स को पे करने के लिए 20 लाख के डिवेंचर ही हम पे कर रहे हैं। इसका इनडायरेक्ट मतलब यह भी हो गया कि जेट लिमिटेड ने ए लिमिटेड के डिवेंचर्स को 20 लाख पर लिया है। क्वेश्चन में आगे जो दिया हुआ था एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट था, वो कहता है जो कंपनी ए है उसकी कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, और कंटिंजेंट लायबिलिटी ए लिमिटेड की जो है वो 2 लाख की है। ये क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ था और ये लायबिलिटी जो है एक्चुअल लायबिलिटी में तब्दील हो गई। इसका मतलब है ये अब एक्चुअल लायबिलिटी बन गई। एएल का मतलब एक्चुअल लायबिलिटी। इसका मतलब है कि परचेजिंग कंपनी जब एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर करेगी तो ए लिमिटेड की कंटिंजेंट लायबिलिटी भी उसको लेनी पड़ेगी इनडायरेक्टली। क्वेश्चन में आगे जो चर्चा करी गई है वो करी गई थी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की। क्वेश्चन में यह बताया गया है कि ए लिमिटेड के जो खर्चे हैं वो 50,000 के हैं और जो बी लिमिटेड के खर्चे हैं वो 30,000 के हैं। तो लेकिन क्वेश्चन में यह भी लिखा है कि ये जो खर्चे हैं वो जेड लिमिटेड बियर कर रही है। इस क्वेश्चन में यह भी लिखा है और इस क्वेश्चन में लास्ट में यह भी लिखा है कि बेसिकली हमें यह पता करना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर हमने इश्यू करने हैं। तो कितने शेयर हमने इश्यू करने हैं ये पता करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि परचेजिंग कंपनी अपना जो शेयर इश्यू कर रही है किस रेट से इश्यू कर रही है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो परचेजिंग कंपनी है अपना जो शेयर इश्यू करेगी उसका जो इश्यू प्राइस है, शेयर की फेस वैल्यू तो 10 है लेकिन उसे 10 रुपए प्रीमियम पर इश्यू कर रही है। इसका मतलब इश्यू प्राइस जो है 20 रुपीज का है। ये इस क्वेश्चन में चीजें तुम्हें दी हुई थी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये चीजें पता करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, तो ये इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आगे अब बढ़ते हैं। जाहिर है मुझे अब परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन को ही एनालाइज करा था, अब मैं क्वेश्चन को आगे की तरफ मूव करता हूं। तो ये क्वेश्चन था। अब उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने इसमें यही करा, स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जो कि अब तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन इनडायरेक्टली इसका मतलब है कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के नेट एसेट्स कितने हैं ये पता करने के लिए मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता ही दिया। तो नेट एसेट्स अभी अभी मैंने कंप्यूट करके तुम्हें बताए। तो नेट एसेट्स ए लिमिटेड के और बी लिमिटेड के कितने हैं ये पता करने के लिए तुमने सिंपल वर्ड्स में वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज इक्वल टू
नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स के सहारे तुमने अभी अभी कंप्यूट करे कि ए लिमिटेड के जो नेट एसेट्स हैं वो 54 लाख के हैं और बी लिमिटेड के जो नेट एसेट्स हैं वो 28,80,000 के हैं। ये अभी अभी मैंने तुम्हें कंप्यूट करके बताया था। इज इट क्लियर टू यू? तो नेट एसेट्स तो यहां 1 मिनट में ही हमारे पास आ गए। इज इट क्लियर? अब नेट एसेट्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं इश्यू प्राइस से, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर ऑफ जेड लिमिटेड, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर ऑफ जेड लिमिटेड। अब जेड लिमिटेड जो परचेज कंसिडरेशन पे करेगी, वो जाहिर है कि उसके लिए उसको शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे, पर कितने शेयर इश्यू करने पड़ेंगे ये देखने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि जेड लिमिटेड अपना एक शेयर किस रेट के हिसाब से इश्यू कर रही है। तो 20 रुपए के हिसाब से वो इश्यू कर रही है। अब 20 से जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें यह पता लग गया कि जेड लिमिटेड कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करेगी। नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता लग गया 54, तो यह आ जाएगा मेरे ख्याल से 2,70,000। तो 2,70,000 शेयर्स हम इनको इश्यू करेंगे और 1,40,000 शेयर इनको इश्यू करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? अच्छा जी, इसका मतलब जो शेयर परचेसिंग कंपनी इश्यू करेगी तो उसकी जो फेस वैल्यू है, क्योंकि बाद में बैलेंस शीट में भी लिखना होता है, ये भी मैं तुम्हें कंप्यूट करके बता रहा हूं। देखो, वैल्यू तो 54 लाख ही आएगी और इसमें वैल्यू 28,80,000 ही आएगी, लेकिन अब मैं फेस वैल्यू इनकी बता रहा हूं, यानी कि जो 2,70,000 शेयर हैं उनकी फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से कितनी हो जाएगी? 27 लाख की हो जाएगी। और इस केस में वैल्यू कितने की हो जाएगी? 14,40,000 की हो जाएगी। 1,40,000 शेयर इंटू 10। इसका मतलब ये जो शेयर इश्यू हो रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पे हो रहे हैं, तो 2,70,000 शेयर इंटू 10, तो प्रीमियम भी 27 लाख का हो जाएगा। इजंट इट और नॉट? प्रीमियम 27 लाख का होगा और 14,40,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें होगा, क्योंकि शेयर जो है 10 रुपए का 20 रुपए के हिसाब से इश्यू हो रहा है। तो इस तरह 1 मिनट में तुमने परचेज कंसिडरेशन भी निकाल लिया, 1 मिनट में तुमने ये भी निकाल लिया कि परचेजिंग कंपनी कितने शेयर इश्यू करेगी। अगले पार्ट में आपने एंट्रीज करके दिखा दी, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेट लिमिटेड। अब एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेट लिमिटेड, अब इन दी बुक्स ऑफ जेट लिमिटेड में जब एंट्रीज करेंगे तो एंट्री करने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जेट लिमिटेड 2 कंपनी को ले रही है। जब 2 कंपनी को ले रही है तो मेरी एडवाइस है, पहले आप इस तरह से लिख लें, ए एंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू WRT, विद रिस्पेक्ट टू टेकिंग ओवर ए लिमिटेड। यानी कि अभी हम जो एंट्री कर रहे हैं ये उस संदर्भ में कर रहे हैं जिनका ताल्लुक ए के बिजनेस को लेने से है। तो ए का बिजनेस हमने 54 लाख में लिया क्योंकि उनके नेट एसेट्स 54 लाख के थे। तो हमारी जो एंट्री होगी इस केस में, पहली एंट्री होगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट, टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट। इस एंट्री का मतलब है कि हमने ए लिमिटेड का बिजनेस 54 लाख में लिया और ए के लिक्विडेटर को हमने 54 लाख रुपीस अभी देने हैं। अभी हमने उसको क्रेडिट करा हुआ है। अब ये जो हमने 54 लाख में बिजनेस लिया, इसके खिलाफ हमारे पास कौन कौन से एसेट्स और लायबिलिटी आए, तो इसके लिए तुम्हें अब अपनी बैलेंस शीट को ध्यान से देखना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, तो जितने भी एसेट्स तुमने लिए हैं, जिस वैल्यू पे लिए हैं, उनको आप लिख दोगे 28 लाख लैंड एंड बिल्डिंग। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी हमने देखा था कि 20 लाख की थी ए लिमिटेड की, तो 20 लाख। प्लांट एंड मशीनरी के अलावा फिर क्वेश्चन में दिया हुआ था लॉन्ग टर्म एडवांसेस टू बी लिमिटेड, लॉन्ग टर्म एडवांसेस टू बी लिमिटेड और 2,20,000। इसका मतलब है ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 2,20,000 का लोन दिया हुआ है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म लोन है। उसके अलावा क्वेश्चन में करंट एसेट का जहां तक सवाल है, कुछ ट्रेड रिसीवेबल थे। ट्रेड रिसीवेबल 10,40,000। उसके अलावा क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल के अलावा गुडविल
तो आएगी आएगी, लेकिन उससे पहले मैं चेक करना चाह रहा हूं इन्वेंट्री है या नहीं है इस क्वेश्चन में, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, इन्वेंट्री की फिगर है 10,40,000 और 7,00,000। कई बार क्वेश्चन वैसे मोस्टली याद ही रहता है मुझे, लेकिन कई बार याद नहीं आती कोई फिगर, कोई बात नहीं। तो इन्वेंट्री है, अच्छा इन्वेंट्री जो है वो 10,40,000 की थी, और इन्वेंट्री 10,40,000 की है बेटा, इसमें जरा ध्यान रखना। इन्वेंट्री जो है 10,40,000 की है। तो एक सेकंड के लिए, इन्वेंट्री तो है, तो इन्वेंट्री के अलावा अब मुझे ट्रेड रिसेवेबल भी देखने पड़ेंगे। तो ट्रेड रिसेवेबल का अमाउंट कितना है ये भी मैं देख लेता हूं। ट्रेड रिसेवेबल है आपके 8,20,000 के, ट्रेड रिसेवेबल 8,20,000 के हैं। मैंने कहा वैसे मोस्टली मुझे याद रहते हैं आइटम्स, लेकिन कई बार ये ऐसा हो जाता है। अब क्या करें, इतना लंबा क्वेश्चन है तो कंप्लीटली वो याद नहीं रह पाता। उसके अलावा कैश है, कैश में 3,00,000 का बैलेंस है। लीजिए जी, अब जो जो लायबिलिटीज हमने ली हैं उन लायबिलिटीज को हम लिखेंगे। अब लायबिलिटीज में इस केस में एक तो रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड है। रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड बेटे मैंने शॉर्ट में लिख दिया आरजीएफ, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड। जहां तक ए लिमिटेड का सवाल है 1,00,000। रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड के अलावा 10% डिवेंचर्स हैं, और जो 10% डिवेंचर्स हैं 20,00,000 के, उनको 20,00,000 पर ही लिया गया है। उसके अलावा क्वेश्चन में अनसिक्योर्ड लोन है ए लिमिटेड के, अनसिक्योर्ड लोन 6,00,000 के हैं। ए लिमिटेड के कॉलम में लायबिलिटी साइड में आप देखें तो अनसिक्योर्ड लोन 6,00,000 के। उसके अलावा अनसिक्योर्ड लोन्स के अलावा इनके जो ट्रेड पेएबल्स हैं, अब ट्रेड पेएबल्स की फिगर मुझे देखनी पड़ेगी। ट्रेड पेएबल्स की जो फिगर थी, एक सेकंड के लिए, क्वेश्चन में कितनी दी हुई है ट्रेड पेएबल, अनसिक्योर्ड लोन और ट्रेड पेएबल्स बेटे जो दिए हुए हैं ना वो 1,00,000 के दिए हुए हैं। ट्रेड पेएबल्स 1,00,000 के हैं। अनसिक्योर्ड लोन मैंने लिख ही दिया है 6,00,000 का। उसके अलावा ट्रेड पेएबल्स भी हैं, तो ट्रेड पेएबल भी आपने लिखा। ट्रेड पेएबल 1,00,000। अब यहां पर आपको एक चीज का ख्याल करना पड़ेगा। किस चीज का? मैंने बताया था ए लिमिटेड की एक कंटिंजेंट लायबिलिटी थी जो कि एक्चुअल लायबिलिटी बन गई, यानी कि एक जब हम एंट्री करेंगे तो उसको भी लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं अदर लायबिलिटी। तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है अब एक्चुअल लायबिलिटी बन गई है। कंटिंजेंट लायबिलिटी 2,00,000 की थी। सारे एसेट और लायबिलिटी को लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे टू बिजनेस परचेज अकाउंट। अब बिजनेस परचेज मैंने लिखा, बिजनेस परचेज है आपका 54,00,000 का, 54,00,000 का बिजनेस परचेज है। अब बेटे जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो गुडविल तो आएगा, लेकिन कितना आएगा ये आप मुझे बता दें। गुडविल, ये काम आप फटाफट कर दें। गुडविल की वैल्यू जाहिर है कि ये साइड बड़ी है, कम से कम 9-10 लाख से तो ज्यादा है ही। अब गुडविल का अमाउंट कितना है ये आप मुझे बता दें। तो पहला आंसर आया है 12,20,000 का, तो 12,20,000 मैंने यहां पर लिख दिया। एक बार आप सारे बच्चे जो हैं उसको चेक जरूर कर लें। करेक्ट। तो गुडविल 12,20,000, 12,20,000 की गुडविल को हासिल करने के बाद फिर जो नेक्स्ट एंट्री आपकी होती है, आपको मालूम है कि नेक्स्ट एंट्री आपकी कौन सी होगी। अब लिक्विडेटर को मुझे पे करना पड़ेगा। लिक्विडेटर को 54,00,000 हमने पे करने थे, लेकिन पे करने से पहले आप एक काम कर देना, क्योंकि कंपनी ने 10% डिवेंचर को पे कर दिया है। अगर किसी लायबिलिटी को पे करने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो उसको जरूर पहले कर लेना चाहिए। 10% डिवेंचर जो थे 20,00,000 के थे, तो 20,00,000 पहले तो यहां पर लिखेंगे, और इनको परचेजिंग कंपनी ने पे कर दिया है अपनी कंपनी के 12% डिवेंचर इश्यू कर करके। अपनी कंपनी के 12% डिवेंचर इश्यू करें, इसका मतलब 10% डिवेंचर तो खत्म ही हो गए और अब से 12% डिवेंचर बैलेंस शीट में आएंगे। उसके अलावा अब आप लिक्विडेटर को पे करेंगे। लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट
याद रखें कि लिक्विडेटर को आपने 54 लाख रुपीस पे करने थे। अब 54 लाख का अमाउंट पे करने के लिए हमने देखा था कि हम 2,70,000 शेयर इशू कर रहे हैं, और उस वक्त मैंने बताया भी था जो 2,70,000 शेयर आप इशू कर रहे हैं इंटू 10, 27 लाख तो उनकी फेस वैल्यू है, और इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2,70,000 इंटू 10, 2,70,000 इंटू 10, रिमेनिंग अमाउंट जो है 27 लाख। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, उसके अलावा इस क्वेश्चन में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बारे में भी था कि ए लिमिटेड के लिक्विडेशन के खर्चे 50,000 के थे, आपको याद होगा। अब खर्चे जो है परचेजिंग कंपनी बियर कर रही है। मैंने बताया था जब परचेजिंग कंपनी बियर करेगी, और क्वेश्चन अगर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का है, देखो अगर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का होगा तो उसमें तो आप एंट्री लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में। लेकिन परचेज के केस में आप गुडविल अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व को भी डेबिट कर सकते हैं। बिकॉज हमारी सेकेंड एंट्री में गुडविल आई है तो मैंने एंट्री लिख दी गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करने की वजह से क्या हो गया कि जो गुडविल का अमाउंट तुम्हें नजर आ रहा था 12,20,000 जो कि तुम लोगों ने ही बताया, वो 50,000 से और बढ़ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसका मतलब गुडविल अकाउंट में इस वक्त 12,70,000 रुपए आ गए, करेक्ट, और कैश का बैलेंस तुम्हारा कम हो गया, बैंक कैश जो भी है। तो ये तो था ए रिलेटेड से। अभी तुमने जो एंट्री करी है वो ए से रिलेटेड करी है। अब तुमने यहां पर लिखा एंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू टेकिंग ओवर ऑफ बी लिमिटेड। अब तुमने बी लिमिटेड को टेक ओवर करा, उससे रिलेटेड एंट्रीज आपको करनी पड़ेंगी। तो एंट्रीज जब आप करेंगे तो एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। अब बी लिमिटेड का बिजनेस आपने लिया टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड। तो लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड, अब लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड को आपने कितना अमाउंट पे करना है? 28,80,000। 28,80,000। तो उनका बिजनेस आपने इतने में खरीदा और उनके लिक्विडेटर को आपने इतना अमाउंट पे करना है। अब इसी तरीके से आप उनके भी आइटम को ध्यान से लिखना। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 21 लाख। उनकी जो प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 7,80,000। उसके अलावा इन्वेंट्रीज हैं बी लिमिटेड की 7 लाख। इन्वेंट्रीज के अलावा बी लिमिटेड के ट्रेड रिसेबल बी लिमिटेड के जो थे 5,20,000 के, वैसे चेक कर लेना एक बार, करेक्ट। उसके अलावा फिर कैश बैंक में बी लिमिटेड का जो बैलेंस है तो 3 लाख का बैलेंस, लेकिन मैंने बताया था कि एब्जॉर्प्शन से पहले बी लिमिटेड ने डिविडेंड पे करा। अब डिविडेंड पे करा तो 2,40,000 रुपीज तो डिविडेंड पे करने में चले जाएंगे, जिससे कैश अमाउंट कम हो जाएगा। इसका मतलब जब बी को टेक ओवर करा गया उस वक्त बी के कैश अकाउंट में 60,000 रुपीज का बैलेंस मौजूद था। इज इट क्लियर टू यू? टू लायबिलिटीज टेकन ओवर। अब हमने जो लायबिलिटीज ली हैं, बी की लायबिलिटीज का जहां तक सवाल है, एक तो अनसिक्योर्ड लोन है। बी ने कुछ लोन लिया हुआ है 8,20,000 का, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इस 8,20,000 में से 2,20,000 का लोन इन्होंने ए से लिया हुआ है, क्योंकि ए लिखा हुआ है कि ए ने बी को दिया हुआ है लोन 2,20 का। उसके अलावा फिर ट्रेड पेबल्स हैं बी लिमिटेड के। अब बी लिमिटेड के जहां तक ट्रेड पेबल्स का सवाल है तो ट्रेड पेबल्स जो जितना भी अमाउंट है वो आप यहां पर लिख देंगे 3,40,000। उसके अलावा बी लिमिटेड की 2 ही लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है। फिर बिजनेस परचेज अकाउंट। अब बिजनेस परचेज 28,80,000 का है, 28,80,000। अब इस केस में एसेट साइड ज्यादा नजर आ रही है तो इसका मतलब कैपिटल रिजर्व आएगा, लेकिन कितना आएगा ये आपको बताना पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर, हाँ जी,
किसने कराया? लेट्स हैव अ लुक। 21 लाख 780 700 520 60, इस तरह ऐड करो ना, पूरी फिगर्स मत लिखो, 2100 प्लस 780 करके। हाँ 1 लाख, तो कैपिटल रिजर्व बताया गया 1 लाख का है। लो जी, कैपिटल रिजर्व के बाद अब फिर हम इसमें एंट्री करेंगे। जब एंट्री करेंगे तो अब हमने लिक्विडेटर को पे करना है, तो नेक्स्ट एंट्री लिक्विडेटर को पे करने की कर दी जाए। तो लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड। अब बी लिमिटेड का जो लिक्विडेटर है उसको हमने 28,80,000 रुपीज देने। ऑलरेडी हम कंप्यूट कर चुके हैं कि हमने जो पेमेंट करनी है उसके लिए कितने शेयर हमने इश्यू करने हैं, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में ही कंप्यूट कर चुके हैं। आपको मालूम है कि 1,40,000 शेयर हम इश्यू कर रहे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो इतना अमाउंट 14,40,000, ये तो फेस वैल्यू है शेयर की, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,40,000 into 10. 1,40,000 into 10, that is equal to 14,40,000. तो लिक्विडेटर को पे कर दिया। अब आपको याद होगा कि बी लिमिटेड के भी कुछ खर्चे थे 30,000 के, लेकिन बी लिमिटेड के केस में आपने बताया कि कैपिटल रिजर्व है, तो बेटर है कि बी लिमिटेड के खर्चों के लिए जेड लिमिटेड अपनी बुक्स में एंट्री लिखेगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू कैश बैंक, जो भी लिखना है, टू कैश बैंक अकाउंट। इनडायरेक्टली इस एंट्री के करने से क्या हो गया कि जो आपका कैपिटल रिजर्व 1 लाख का निकला था वो 30,000 से कम हो गया। ऑफ कोर्स कैश बैलेंस जो आपने नोट करा हुआ है वो भी 30,000 से कम हो गया, तो ये भी ध्यान में आपको रखना चाहिए, खास तौर से जब आप बैलेंस शीट में गुडविल का अमाउंट लिखेंगे। अब मुझे बनानी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सॉरी मैंने बोल दिया कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, मुझे बनानी है बैलेंस शीट। अब मैं बैलेंस शीट जब बनाऊंगा आफ्टर अमालगमेशन, तो क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि बिल्कुल फॉर्मेशंस के हिसाब से आप बनाएं। पहले तो टाइटल लिखें इक्विटी एंड लायबिलिटी, आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, फुल फॉर्म लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है। उसके अंदर फिर आप लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर जैसा कि मैं शुरुआत से बताते चले आ रहा हूं, सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर कैपिटल। अब जहां तक शेयर कैपिटल का सवाल है, याद है आपको क्वेश्चन, मैंने जब क्वेश्चन का एनालिसिस भी करा था और क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा भी था, तो तब भी मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जेट लिमिटेड की ऑथोराइज शेयर कैपिटल 60 लाख की है। तो पहले तो आप यहां पर लिख दें ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, 6 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए के हिसाब से ऑथोराइज शेयर कैपिटल, हालांकि उसका यूज टोटलिंग के लिए नहीं होता है, 60 लाख बस आपने लिख दिया। देखो, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एग्जामिनर को कोई मौका ना दें कि वो आपका मार्क्स कहीं से भी काट सके, करेक्ट। आपने ये शो करना है कि आपने क्वेश्चन की प्रत्येक लाइन को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गहराई से पढ़ा है। फिर उसके बाद इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, अब आपने लिखा इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप में अब आपको यह देखना है कि जेट लिमिटेड ने टोटल कितने शेयर इशू करे। ये भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? हमने कंप्यूट कर लिया था कि 2,70,000 शेयर तो हमने ए लिमिटेड को दिए हैं और बी लिमिटेड को हमने 1,40,000 शेयर दिए हैं। तो 2,70,000 और 1,40,000 को हम मिला देंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि टोटल शेयर हमने कितने इशू करे हैं। तो 2,70,000 और 1,40,000, सॉरी इतने ही थे ना, 2,70,000, अब मैं ही भूल गया तुम्हारे चक्कर में। हाँ जी, 2,70,000 और 1,40,000, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है, एक सेकंड के लिए, 2,70,000 प्लस 140, तो ये 4,10,000 शेयर्स आ रहा है। तो 4,10,000 शेयर्स जो हैं वो हमने इश्यू करे। इज इट क्लियर टू यू? एक सेकंड के लिए, ये 1,40,000 की फिगर ठीक है क्या? ये तो 144 था ना, सॉरी
अच्छा वो मैंने मल्टीप्लाइड 144 से करा है। एक सेकंड के लिए बेटा मैं चेक कर लूं जरा। तो 270 प्लस 144 दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू 414 आ रहा है। तो 270 प्लस 414 दैट इज इक्वल टू 4,14,000 शेयर्स। आप नहीं तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। आपको मालूम है कि हमारी इश्यूड शेयर कैपिटल, बेस्ट तरीका ये भी है 27 लाख और 14,40,000 को आप ऐड कर दें, आपको इश्यूड कैपिटल अमाउंट भी पता लग जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? खैर, तो अगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं नंबर ऑफ शेयर, तो 2,70,000 शेयर और प्लस 1,44,000। हालांकि मैंने 1,40,000 गलती से लिख दिया था, लेकिन 1,44,000 शेयर्स हैं। तो 4,14,000 शेयर्स हो गए ऑफ ₹10 के हिसाब से हो गए। ऑफ ₹10 के हिसाब से ये आ जाएगा 41,40,000। और वैसे भी आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू आपने इश्यू करी है, दोनों कंपनियों को उसको ऐड कर दे 27 लाख और 14,40,000, तो तब भी इतना ही अमाउंट आएगा। शेयर कैप अच्छा, एक चीज और मैंने ये भी बताया हुआ है कि आप एग्जामिनर को कोई मौका ना दें, या ये भी लिख दें इसमें, इश्यूड फॉर कंसिडरेशन, इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, issued for consideration other than cash. करेक्ट? इसका मतलब ये जो शेयर्स आपने इश्यू करे हैं, परचेज कंसिडरेशन के अगेंस्ट इश्यू करे हैं, कैश के अगेंस्ट इश्यू नहीं करें। फिर शेयर होल्डर फंड के अंदर आपको मालूम है दूसरा आइटम हम रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं। आपको यह भी मालूम होना चाहिए, और ये पॉइंट तो मैं तकरीबन हर क्वेश्चन में ही बोलता हूं, कि जो जेड लिमिटेड है वो ए लिमिटेड के रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं टेक ओवर कर सकती। वैसे भी आपने जो जो एसेट और लायबिलिटी लिए हैं वो तो आप अपनी एंट्रीज में लिख ही चुके हैं ना, उसके अलावा उनके रिजर्व वगैरह तो आपने लिए भी नहीं है, तो उनके तो नहीं आएंगे। लेकिन आपने जो सिक्योरिटी प्रीमियम इशू करा है, तो कितना सिक्योरिटी प्रीमियम इशू करा है वो भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। भाई आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू करे हैं 2,70,000 और 1,44,000, यानी कि 4,14,000 शेयर आपने इशू करें, और आपको मालूम है कि इन शेयर को आपने 10 रुपए प्रीमियम पर इशू करा हुआ है, तो आप डायरेक्टली प्रीमियम का अमाउंट जो है निकाल सकते हैं। तो प्रीमियम का अमाउंट मैं कंप्यूट करूंगा तो वो भी 41,40,000 आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद फिर पॉइंट नंबर 2 में आपको नॉन करेंट लायबिलिटी लिखनी पड़ेगी। नॉन करेंट लायबिलिटी में जो डिवेंचर्स होता है, वैसे वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माना जाता है। एलटीबी जो मैंने लिखा है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। अब उनके आपने 10%, पहले तो बी लिमिटेड के तो डिवेंचर है ही नहीं, आपने ए लिमिटेड के डिवेंचर को लिया 10% को, लेकिन उसको पे कर दिया, तो 10% डिवेंचर तो खत्म हो गए, लेकिन उसकी जगह पर 12% डिवेंचर आ गए, क्योंकि आपने 12% डिवेंचर इशू कर दिए हैं, और 12% डिवेंचर आपने 20 लाख के इशू करे हैं, तो 20 लाख आप यहां पर लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, उसके बाद अगर आप देखो नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर बेटे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एक्चुअली होता क्या है कि बच्चों को ये इतनी आदत नहीं होती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस अगर लिख सको तो लिख देना, क्योंकि जो रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड है, हमने इस लायबिलिटी को लिया है, ए लिमिटेड के रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड को जेड लिमिटेड ने टेक ओवर करा है, तो बेटर है कि इसको नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आप रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो ऐसे लिख देंगे तो और भी अच्छा है। तो लायबिलिटी बेटा ये थी 1 लाख रुपए की, क्योंकि जनरली जो रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड होती है वो लॉन्ग टर्म ही होती है। अच्छा जी, उसके अलावा फिर हम इसमें लिखेंगे करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एसटीबी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर हम अनसिक्योर्ड लोन लिखते हैं। इस क्वेश्चन में अनसिक्योर्ड लोन दिए हुए हैं, ए लिमिटेड का भी, बी लिमिटेड का भी। आपको याद होगा कि ए लिमिटेड का लोन जो है वो 6 लाख का है, और बी लिमिटेड के कॉलम में 8,20,000 लिखा हुआ है, 8,20,000। लेकिन यहां पर एक इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन, क्योंकि 8,20,000 का जो लोन बी ने लिया है, उसमें 2,20,000 का जो लोन है
वो इन्होंने पे करना है ए लिमिटेड को, तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हटा दी जाएगी। इस पॉइंट का आपने ख्याल करना है। तो 14,20,000 में से 2,20,000 माइनस कर देंगे तो 12 लाख रुपए की फिगर मुझे आउटर कॉलम में रिफ्लेक्ट करनी पड़ेगी। करेक्ट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद बेटे फिर इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में ट्रेड पेएबल्स थे। अब ट्रेड पेएबल्स जो तुम्हें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, 1 लाख तो दिए हुए हैं ए लिमिटेड के और 3,40,000 के बी लिमिटेड के हैं। इनसे रिलेटेड ये एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, तो 4,40,000 की फिगर मैं आउटर कॉलम में लिख दूंगा, 4,40,000। उसके अलावा इस क्वेश्चन में अब मुझे अदर लायबिलिटी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अदर लायबिलिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी को भी लिया है। अदर लायबिलिटी जिसके अंदर हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी को टेक ओवर करा था 2 लाख की, ए लिमिटेड की 2 लाख की जो कंटिंजेंट लायबिलिटी थी उसको भी हमने टेक ओवर करा था। तो उसके बाद मैं इसको टोटल कर दूंगा, जो भी टोटल आएगा आप इसको लिख लेना या मुझे अभी बता देना। जो भी पहले करेगा मैं डेफिनेटली फिर वो टोटल 2-3 बच्चे करके बताना, तब लिखा जाएगा। करेक्ट। हाँ जी। इतना फास्ट कैसे तुम टोटल कर सकते हो, मेरे को थोड़ा सा इस बात पे हैरानी हो जाती है। 122200000 ये बच्चों ने पहले ही बता दिया। ये तो नहीं कि सॉल्यूशन में से देख करके बता रहे हो। चलो, अगर खुद बताया तो बहुत अच्छी बात है। अब ये तो मैंने लायबिलिटी साइड अभी तक बनाई है। लायबिलिटी साइड के बाद बेटा एसेट साइड भी अभी बनानी है, तो एसेट साइड को भी देखें। हालांकि एसेट साइड में अब उतनी प्रॉब्लम नहीं है, जो जो एसेट्स आपने लिए हैं बस उनको आप लिखते जाएं। नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? नॉन करेंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले तो आप लिखें ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी अगर एग्जामिनेशन में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, पहले टेंजिबल। टेंजिबल के अंदर आपने देखा लैंड एंड बिल्डिंग थी एक, तो लैंड एंड बिल्डिंग आप लिखेंगे 28,80,000 प्लस 21 लाख। दोनों कंपनी की लैंड एंड बिल्डिंग आपने टेक ओवर कर ली, तो टोटल आ जाएगा 21 लाख 20 सॉरी तो 49 लाख। इसमें 49, ये तो 50 आ रहा है। एक सेकंड, मेरे को लैंड एंड बिल्डिंग की बेटे वैल्यू जरा चेक करनी पड़ेगी, कोई भी मिस्टेक ना हो जाए ना, ये भी चेक करना पड़ता है। इतना लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू हमें दी हुई थी, कहां चला गया क्वेश्चन भी? क्वेश्चन भी तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, टूटने में भी टाइम लगता है। एक सेकंड के लिए। लैंड एंड बिल्डिंग 28 लाख एंड 21 लाख है, ध्यान रखना 28 लाख एंड 20 लाख है। 28 लाख एंड 21 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग तो किसी ने 49, अच्छा आपने 28 ही लिखा है, ठीक है। मुझे लगा कि आपको कैसे पता लग गया 49 लाख। नहीं ठीक है, 28 लाख आपने लिया है और ये 21 लाख है। थैंक यू। नवनीत कौर ने बताया, होशियारपुर से हैं, कि सर आपने 28 लाख की फिगर ठीक नहीं लिखी है और ये 21 लाख है, इसलिए ये 49 लाख। थैंक यू। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद फिर नेक्स्ट आइटम जो है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, प्लांट एंड मशीनरी। वैसे तो अभी आगे का काम तुम खुद कर सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख की है और 7,60,000, 7,60,000, तो ये कितना आ जाएगा? 27,60,000। उसके अलावा इस क्वेश्चन में अब एक आइटम का आपको ख्याल करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर फिर हमने इंटेंजिबल, टेंजिबल के बाद इनटेंजिबल लिखे। अब बेटे यहां पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? जब हमने ए लिमिटेड के केस में
बैलेंस करा था सेकंड एंट्री को ऐसे टेकन ओवर टू लायबिलिटी, तो आपने मुझे बताया था कि गुडविल जो है 12,20,000 की आई है, ठीक है। लेकिन ए लिमिटेड की बुक में जब आपने एंट्री करी थी एक्सपेंसेस की, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखा था 50,000। तो मैंने उस वक्त कहा भी था इसका मतलब है कि गुडविल की वैल्यू ऑफ 50,000 से बढ़ गई, याद है आपको। तो इसका मतलब गुडविल अकाउंट में 12,70,000 है। बिकॉज क्वेश्चन में गुडविल भी है और कैपिटल रिजर्व भी है, तो आपको मालूम ही है कि दोनों को हमें नेट ऑफ कर देना चाहिए। अब गुडविल अकाउंट में तो बैलेंस 12,70,000 है और कैपिटल रिजर्व में वैसे तो 1,00,000 का बैलेंस था, लेकिन डी लिमिटेड की बुक्स में आपने एक्सपेंसेस पे करे थे 30,000 के, तो आपने एंट्री लिखी थी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैपिटल रिजर्व में 70,000 रुपए बच गए थे। इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब 12,70,000 में से 70,000 में माइनस करूंगा तो आउटर कॉलम में 12,00,000 की गुडविल आएगी। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? ठीक है जी। उसके अलावा फिर इस केस में करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स का जहां तक सवाल है, एक तो इन्वेंट्रीज हैं, अब इन्वेंट्रीज जो है वो 10,40,000 प्लस 7,00,000 की है और टोटल अमाउंट जो है वो 17,40,000 का है। 17,40,000 इन्वेंट्रीज के बाद फिर क्वेश्चन में ट्रेड रिसेवेबल है। अब ट्रेड रिसेवेबल ध्यान दें 8,20,000 ए लिमिटेड के कॉलम में है, 5,20,000 इनके कॉलम में है, तो 8,20,000 प्लस दिस, तो इसका मतलब ये आ गया 13,40,000। अब कई बच्चों को यहां पर ये लगेगा सर ए लिमिटेड का हमने लॉन्ग टर्म लोन भी तो लिया था, राइट। आपको याद होगा कि इसमें एक लॉन्ग टर्म एडवांस भी था। जस्ट समझाने के लिए हमने क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म एडवांस भी देखा था। ए लिमिटेड के कॉलम में लॉन्ग टर्म एडवांस था 2,20,000 जो हमने बी लिमिटेड को दिया हुआ है, लेकिन ये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन थी। मैं 2,20,000 इसमें से हटाऊंगा तो आउटर कॉलम में ये नील आ जाएगा, तुम्हें ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे। अब जो कैश है जो हमने टेक ओवर करा ए लिमिटेड का 3,00,000, बी लिमिटेड का 60,000 टेक ओवर करा है, लेकिन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमने मिला करके पे कर दिए 80,000 के, 50 प्लस 30, तो इसका मतलब 2,80,000 जो है नेट बैलेंस आउटर कॉलम में आएगा। तो 122,20,000 जैसा कि आप लोगों ने बताया उस हिसाब से मैंने टोटल लिखा है। एक बार सारे बच्चे चेक भी कर लें। तो इस तरीके से करा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था या नहीं था? बिल्कुल इंटरेस्टिंग सर, मजा आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन करने में ही मजा आता है, तो ठीक है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को करने के बाद अब हम क्या करेंगे, 8.5 अब इसमें एक बचा हुआ क्वेश्चन है। 8.5 को अब हमें करना होगा, जाहिर है। तो 8.5 को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट्स हैव ए लुक ओवर 8.5। ठीक है, तो 8.5 बेटे करेंगे आप, और 8.5 आप निकाल लो। अगर आपने कुछ नोट करना है तो कर लें। तो 8.5 को मैंने अब पिकअप करा, तो ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन आप देख रहे हैं कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन की लेंथ और ब्रेड्थ है उस हिसाब से 20 मार्क्स इसके बनते भी है। 8.5 क्वेश्चन भी जो है 2022 का ही है, यहां मैं लिखना भूल गया एग्जामिनेशन का नंबर, जो भी है करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या है, पहले तो लेट्स हैव ए लुक ओवर हियर। वो कहता है इसमें एक डार्क लिमिटेड नाम की कंपनी है, एक फेयर लिमिटेड नाम की कंपनी है। ये दोनों कंपनी अमालगमेट हो गई 1/4/2023 को, और एक नई कंपनी बन गई ब्राइट लिमिटेड। तो ब्राइट लिमिटेड ने एक तरीके से डार्क लिमिटेड और फेयर लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया है।
करेक्ट। आगे कहता है बैलेंस शीट दोनों कंपनी की, डार्क लिमिटेड की और फेयर लिमिटेड की, तुम्हें गिवन है। पहले तो जो फिगर्स है वो रुपीस लैक्स में है। करेक्ट। शेयर कैपिटल 1650 की और 1425 की है। बिकॉज इसके आगे नोट नंबर लिखा है तो इमीडिएटली पहले नोट को भी चेक कर लेना चाहिए। तो हमें अब पता लगा कि जो ये शेयर कैपिटल है इसमें कुछ तो इक्विटी शेयर कैपिटल है और कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जहां तक डार्क लिमिटेड का सवाल है। और दोनों में फेस वैल्यू शेयर की 100 है, 14% प्रेफरेंस शेयर और दिस इज इट क्लियर टू यू। इसी तरह से जो फेयर लिमिटेड है इसकी जो शेयर कैपिटल इक्विटी इतनी है, प्रेफरेंस इतने हैं। तो इस तरह से तुम्हें नोट को इमीडिएटली चेक कर लेना चाहिए। रिजर्व एंड सरप्लस के आगे भी नोट नंबर 2 लिखा है, तो नोट नंबर 2 को भी हमने चेक कर लिया। तो आपने देखा कि रिजर्व एंड सरप्लस में काफी बैलेंसेस हैं। हालांकि परचेजिंग कंपनी ये रिजर्व्स ले नहीं सकती, दैट्स ए डिफरेंट मैटर। 225, 150 रीवैल्यूएशन रिजर्व, उसके बाद इन जनरल रिजर्व था, फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, काफी ज्यादा बैलेंसेस है। उसके अलावा अब बोरोइंग्स आपको दी हुई है नॉन करेंट लायबिलिटी के रूप में 90 लैक्स और 45 लैक्स की। उसके अलावा करंट लायबिलिटीज के अंदर केवल ट्रेड पेबल है 6,30,000 के, सॉरी 630 लैक्स के कहना चाहिए क्योंकि फिगर्स लैक्स में है, और 285 लैक्स। करेक्ट, 285 लैक्स। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1350 है, 975 है, फिर 225 की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं और 75 की, और ये आइटम्स फिर तुम्हें करंट एसेट्स के दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखें। हो सकता है कि कुछ बच्चों के पास, मैं कुछ की बात कर रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली कुछ बुक्स जो पहले प्रिंट हुई थी तो उसमें ये पूरा क्वेश्चन प्रिंट नहीं हो पाया, यहीं तक प्रिंट हो पाया। तो हो सकता है कि उनके पास पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 और ये लास्ट पैराग्राफ ना दिया हो। इज इट क्लियर टू यू? तुमने देखा कि पूरे सॉल्यूशन में हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, केवल यही क्वेश्चन है जो सॉल्व मैनर में तुम्हें नहीं दिया गया है। करेक्ट। तो उसका कारण थोड़ा सा यहां पर प्रिंटर्स डेविल जिसे कहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप यहां पर देखें, पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और जिनके पास नहीं है वो पॉज कर करके क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन तुम्हें दी हुई है। कहता है ब्राइट लिमिटेड विल इश्यू 5 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ डार्क लिमिटेड and 4 equity share for each equity share of Fair Limited. The shares are to be issued at the rate of 35 each, having a face value of rupees 10 per share. तो क्या मतलब निकला इसका? इस क्वेश्चन में जो अभी तक कहानी है वो ये कि एक डार्क लिमिटेड है, करेक्ट, एक फेयर लिमिटेड है। जो पॉइंट नंबर 1 है उसके मुताबिक परचेजिंग कंपनी इक्विटी शेयर इश्यू करेगी, ब्राइट लिमिटेड इश्यू तो करेगी, लेकिन वो कह रहे हैं जो डार्क लिमिटेड है उनके शेयर होल्डर को 5 शेयर इश्यू करेगी, लेकिन जो फेयर लिमिटेड है 4 इक्विटी शेयर फॉर फेयर लिमिटेड, फेयर लिमिटेड के शेयर होल्डर को 4 इक्विटी शेयर करेगी फॉर ईच, करेक्ट, फॉर ईच इक्विटी शेयर, यानी कि हर एक शेयर के लिए 5 शेयर दिए जाएंगे, हर एक शेयर के लिए 4 शेयर दिए जाएंगे रिस्पेक्टिव कंपनीज को, और जो शेयर दिया जाएगा 35 के हिसाब से दिया जाएगा, जिसकी की फेस वैल्यू 10 है, इसका मतलब 25 प्रीमियम पे दिया जाएगा। दिस इज द पॉइंट। फिर आगे उसने कहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ द 2 कंपनीज आर इश्यूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 16% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड एट ए प्राइस ऑफ 160 पर शेयर। कहता है दोनों कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर्स है, दोनों कंपनी के, डार्क लिमिटेड के, फेयर लिमिटेड के जो भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं और जितने भी उनके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो पहले तो हमें उनका नंबर निकालना होगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्योंकि अब की बार हम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स दे रहे हैं। तो हम 16% प्रेफरेंस शेयर्स देंगे। अब कितने शेयर देंगे, जो भी नंबर आ जाएगा उसको हम 160 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम कितनी पेमेंट दे रहे हैं। बिकॉज हमारा एक शेयर 100 रुपए का है, तो इसका ये भी मतलब है कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो भी प्रीमियम पे इश्यू हो रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? फिर कहता है 10% डिवेंचर होल्डर्स ऑफ डार्क लिमिटेड and Fair Limited are discharged by Bright Limited, issuing such number of its 16% debentures of 100 each so as to maintain the same amount of interest. ये लाइन पहले भी बहुत क्वेश्चंस में आ चुकी है। कहता है
10% डिवेंचर होल्डर जो डार्क लिमिटेड के और फेयर लिमिटेड के हैं, परचेजिंग कंपनी उनको पे करेगी। पे करने के लिए अपनी कंपनी के 16% डिवेंचर देगी, लेकिन इस तरीके से देगी कि उनका जो प्रेजेंट इंटरेस्ट उनको मिल रहा है वो इंटरेस्ट अभी भी उनको मिलता रहे। तुम्हें मालूम है ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिर कहता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज टू बी मेंटेन फॉर 4 more years, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को 4 साल तक और मेंटेन करना है, तो उसकी एंट्री होगी अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व परचेजिंग कंपनी की बुक्स में। फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस डार्क लिमिटेड के 6 लाख के, फेयर लिमिटेड के 3 लाख के, एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट दीज एक्सपेंसेस विल बी बॉर्न बाय ब्राइट लिमिटेड। तो परचेजिंग कंपनी इनको बियर कर रही है, 6 और 3 9 लाख के टोटल खर्चे हो गए। फिर कहता है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ डार्क लिमिटेड एंड फेयर लिमिटेड आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। अच्छी बात है। बाद में उसने अभी ये भी बताया कि टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है इतनी है 1500 lakhs। 1500 लाख की ऑथराइज शेयर कैपिटल है, जो कि डिवाइडेड है 10 रुपए में। ब्राइट लिमिटेड का एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है। अब कह रहे हैं आफ्टर इशूइंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर टू द लिक्विडेटर्स ऑफ डार्क लिमिटेड एंड फेयर लिमिटेड, तो ब्राइट लिमिटेड ने डार्क लिमिटेड और फेयर लिमिटेड को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर इशू करने के बाद कहता है ब्राइट लिमिटेड इश्यूड बैलेंस ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक, और बैलेंस शेयर हमने पब्लिक को इशू कर दिए जो कि फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गए। फिर आगे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ब्राइट लिमिटेड एज ऑन 1/4/2023 आफ्टर अमालगमेशन हैज बीन कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ परचेज। ये क्वेश्चन है। अब जाहिर है कि आप बोलेंगे सर इसको सॉल्व करें। जब आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो इसको भी कर ही दो, क्योंकि ये सॉल्व भी नहीं है। ठीक है, अब आप कहते हो तो करना ही पड़ेगा, और क्या करें। तो इसके साथ ही फिर ये चैप्टर भी खत्म होगा। आपने देख ही लिया कि कितने क्वेश्चंस हमने इसमें करे। टोटल 8 सेक्शंस हमने रखे थे, करेक्ट। और सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 8 तक, लास्ट सेक्शन हर चैप्टर का जो है उसमें रिसेंटली हेल्ड जो क्वेश्चंस है, रिसेंटली हेल्ड एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम पिकअप करते हैं, और उससे पहले के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो रिस्पेक्टिव सेक्शंस के अंदर ही कवर अप हो रहे थे। अच्छा जी, अब 8.6 से हमने स्टार्ट करना शुरू करा। तो मैंने 8.6 बोल दिया, 8.5 है ये। 8.5 है ना, हाँ जी 8.5 है। तो 8.5 को करते हैं। अब 8.5 की कहानी क्या है? कहानी तो मैंने अभी बयां करी दी। अब 8.5 को हमने करना शुरू करा। अब इसको करने के लिए सबसे पहले तो मैंने कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन ही करा। कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करने के लिए उसके अंदर भी पहले मैंने डार्क लिमिटेड का अलग से करा, और फिर मैं फेयर लिमिटेड का करूंगा, क्योंकि काफी क्लमजी फिगर्स हैं जैसे कि आप देख रहे हो, इजंट इट और नॉट। अब डार्क लिमिटेड की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, पहले मुझे इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले मैं देखूंगा कितनी है। तो चलो डार्क लिमिटेड को हमने स्टार्ट करा, तो सबसे पहले लेट अस से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही हम लिख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, हमने नीचे नोट्स में पढ़ा था कि 450 दिया हुआ था, 1200 इक्विटी। टोटल शेयर कैपिटल तो आप देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। डार्क लिमिटेड के आगे आप नोट नंबर 1 जहां लिखा हुआ है उसके आगे 1650 है, और नीचे नोट में दिया था 1200 और 450, इजंट इट। तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 450 lakhs की है। तो 450 lakhs को अगर मैं डिवाइड कर दूं, 450 lakhs को मैं डिवाइड कर दूं 100 से, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए जी? नंबर ऑफ शेयर हो गए 4.5 lakhs, क्योंकि सारी फिगर लैक्स में है। तो 4.50 ये सब कुछ लैक्स में है, रुपीज इन लैक्स, करेक्ट। इसका मतलब 4,50,000 शेयर हो गए। और क्वेश्चन में क्या लिखा था कि परचेसिंग कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेगी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर देगी। इसका मतलब अब मैं परचेसिंग कंपनी हूं, ब्राइट लिमिटेड हूं, और ब्राइट लिमिटेड जब डार्क लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेगी तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर का मतलब है 4.50 लाख शेयर हमें देने पड़ेंगे। इतने शेयर्स हमें देने पड़ेंगे, लेकिन हम जब शेयर्स देंगे वो 160 के हिसाब से देंगे।
160 के हिसाब से देंगे। अब मैं 160 के हिसाब से दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 4.50 इंटू 160, दिस इज इक्वल टू 720। तो 720 लाख, सारी फिगर लैक्स में है, तो 720 लाख रुपए जो है वो पेमेंट होगी। और ये पेमेंट जो होगी इसके लिए परचेजिंग कंपनी अपनी कंपनी के 16% प्रेफरेंस शेयर देगी, जैसा कि हमने देखा था। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, उसके अलावा डार्क लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर्स है उनको भी तुम्हें देखना पड़ेगा। अब इक्विटी शेयर 1200 लाख है। पहले तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं ये देखो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, 1200 लाख है और एक शेयर 100 रुपए का है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 12 हो गए। करेक्ट, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 12 है। परचेसिंग कंपनी ने क्या लिखा था कि ये जो 12 लाख शेयर्स हैं डार्क लिमिटेड के, हर एक को 5 शेयर इशू कर रहे हैं, हर एक को 5 शेयर इशू कर रहे हैं। और जो शेयर इशू करे जा रहे हैं वो 35 के हिसाब से करे जा रहे हैं। तो इसका मतलब हर एक को 5 शेयर का मतलब है 12 लाख नंबर ऑफ शेयर है, हर एक को 5 शेयर इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब 60 लाख शेयर इशू करे जा रहे हैं। 60 लाख इशू करे जा रहे हैं, इनडायरेक्टली मैं यहां लिख भी दूं 60 लाख, तो 60 लाख शेयर इंटू 35 कितना आ जाएगा, 60 इंटू 35 मैंने करा तो ये आ गया 2100। तो 2100 ये मैंने यहां पर लिख दिया 2100। ऑफ कोर्स ये पेमेंट इक्विटी शेयर्स में हो रही है। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन डार्क लिमिटेड को कितना दिया जाएगा, 2820, ये तो हमने 1 मिनट में निकाल लिया। इज इट क्लियर टू यू? अब स्टेप नंबर 1 अभी जारी है। अब डार्क लिमिटेड को कितना दिया जाएगा ये तो हमने निकाल लिया। फेयर लिमिटेड को हम जरा देखें। फेयर लिमिटेड, अब बेटे फेयर लिमिटेड को देखने के लिए हमें उसी तरीके से पहले हम देखेंगे उनके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कितने हैं और उनके कितने नंबर ऑफ शेयर हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जहां तक फेयर लिमिटेड की है नीचे दिया हुआ था 300 लाख की शेयर कैपिटल है, 300 लाख, इजंट इट? तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं पहले तो मैं ये निकाल लूं, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए 300 लाख हमें दिया हुआ है और एक शेयर 100 रुपए का है, तो इसका मतलब 3 लाख शेयर्स हैं। तो परचेजिंग कंपनी 3 लाख शेयर देगी, तो 3 लाख शेयर्स, 3 लाख शेयर्स। लेकिन जो शेयर्स दिए जाएंगे वो 160 के हिसाब से दिए जाएंगे, तो इसका मतलब 480 लाख। ऑफ कोर्स ये पेमेंट 16% प्रेफरेंस शेयर्स में मिलेगी। फिर इक्विटी शेयर्स को कितनी पेमेंट मिलेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब जो इक्विटी शेयर्स हैं वो तुम्हें जो नीचे दिए हुए थे 1125 शायद दिया हुआ था, इतना ही दिया हुआ था ना, 1125। तो इतने शेयर्स हैं 1125। अब मेरे को एक चेक कर लूं क्या, चलो एकदम से कई बारी याद नहीं रहता ना, तो नीचे कितना दिया हुआ है भाई, ये तो डार्क लिमिटेड है, फेयर लिमिटेड का 1125 ही है, करेक्ट? तो 1125 इक्विटी शेयर्स है। अब 1125 इक्विटी शेयर्स हैं, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल है। पहले तो मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो इससे मुझे यह पता लग गया कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये आ गए 11.25, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए। ये तो इतने रुपए, इतने लाख की तो कैपिटल है ना, 100 रुपए का एक शेयर है। अब क्वेश्चन में लिखा था कि जो परचेसिंग कंपनी है फेयर लिमिटेड को जो शेयर दे रही है, हर एक को 4 शेयर दे रही है, हर एक को 4 शेयर दे रही है, हर एक को 4 शेयर दे रही है। अगर मैं इसको देखूं नंबर ऑफ शेयर कितने आ रहे हैं, 11.25 इंटू 4, इसका मतलब परचेसिंग कंपनी 45 लाख शेयर दे रही है। तो हर एक को 4 शेयर दिए जा रहे हैं और हम देख ही चुके हैं कि एक शेयर जो दिया जा रहा है 35 के हिसाब से दिया जा रहा है, तो इंटू 35 मैंने कर दिया 1575। तो 1575 ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट मिल रही है फेयर लिमिटेड के। ऑफ कोर्स ये इक्विटी शेयर्स में मिल रही है।
तो फेयर लिमिटेड के केस में परचेज कंसिडरेशन 480 प्लस 1575 आ गया 2055। तो बड़े पहला काम तो इसमें परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करना है, क्योंकि दो कंपनी को लिया जा रहा है और परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड से कंप्यूट करना होता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी सा हो जाता है, आप कह सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, ये काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन में कोई एंट्री वेंट्री तो करनी नहीं, बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन बैलेंस शीट बनाने के लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि मुझे उसमें कैपिटल रिजर्व और गुडविल चाहिए। कैपिटल रिजर्व और गुडविल बिना एंट्रीज के कैसे हासिल करी जा सकती है, ये भी मैं कई बार तुम्हें बता चुका हूं। अब मैं दोनों कंपनी के नेट एसेट्स को कंप्यूट करूंगा पहले तो, और फिर कंपेयर करूंगा परचेज कंसिडरेशन से, जो डिफरेंस होगा वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही लिखा, नेट एसेट्स टेकन ओवर। नेट एसेट्स, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, ये सारी चीजें हम इसमें कंप्यूट करेंगे इस स्टेप में। कंप्यूट करने के लिए पहले तो एक कॉलम में आपने डार्क लिमिटेड, एक कॉलम में फेयर लिमिटेड आपने लिख लिया। उसके बाद आराम से तुमने उनके आइटम्स को नोट करना शुरू करा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1350 एंड 975 तुम्हें दी हुई है, करेक्ट। उसके अलावा फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एनसीआई, बेटे जो मैंने लिखा है ना, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 225 लैक्स, ऑफ कोर्स सारी फिगर लैक्स में है, N75। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री का जो अमाउंट है 525 एंड 375, ये इन्वेंट्री आ गया। इन्वेंट्री के बाद फिर आपने ट्रेड रिसेबल लिखा। ट्रेड रिसेबल है 450 एंड 525। ट्रेड रिसेबल के बाद कैश एंड बैंक। अब कैश बैंक का अमाउंट आपने लिखा, दैट इज इक्वल टू 450 एंड 300, करेक्ट। जस्ट वेट। मैं जरा ना कैश एट बैंक का अमाउंट देखना चाह रहा था। ठीक है, कैश एट बैंक 450 मैंने ठीक ही लिखा है, तो 450 एंड 300। अब उसके अलावा लेस लायबिलिटी टेकन ओवर। अब लायबिलिटीज जो है इस क्वेश्चन में 10% डिवेंचर्स, पहला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। अब 10% डिवेंचर्स को हमने किस वैल्यू पे लिया, ये मैं अभी कंप्यूट करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में इसके लिए कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स हैं 630 के, और उसके अलावा फिर ट्रेड पेबल है इनके 285 के मेरे ख्याल से। इजंट इट और नॉट? अब बेटे डिवेंचर्स को कितना अमाउंट पे करेंगे, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुने। ये मैंने पहले भी आपको ये चीजें कराई हुई है। अब इसको कराने के लिए डिवेंचर्स को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, चलो मैं ऐसे यहीं पर कर देता हूं, या थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। लीजिए जी, ठीक है। अब जहां तक डिवेंचर्स का सवाल है, 10% डिवेंचर्स, एक तो कंपनी है आपकी डार्क लिमिटेड और एक है फेयर लिमिटेड, करेक्ट। अब जो डार्क लिमिटेड नाम की कंपनी है, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि उसके जो डिवेंचर्स हैं टोटल 9 लाख के हैं, करेक्ट। 9 लाख के डिवेंचर्स हैं, और इसके जो डिवेंचर्स हैं वो हैं आपके 45 के। इसके डिवेंचर जो है 90 लाख के हैं, सॉरी, और इसके डिवेंचर 45 लाख के, करेक्ट। मैं एक बार चेक ही कर लूं, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन में फिर ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बाद में कोई मिस्टेक ना हो तो। डिवेंचर्स का अमाउंट जो था 90 लाख एंड 45 लाख, ठीक है।
तो 10% डिवेंचर 90 लाख और 45 लाख के हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इनका इंटरेस्ट कंप्यूट कर लें एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से। 10% के हिसाब से इसका इंटरेस्ट 9 आ जाएगा, इसका 4.5 आ जाएगा। इजंट इट और नॉट? अब जैसा कि लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परचेसिंग कंपनी इनको पे करने के लिए अपनी कंपनी के डिवेंचर इशू करेगी। अब परचेसिंग कंपनी अपनी कंपनी के जो डिवेंचर इशू कर रही है वो 16% के हिसाब से इशू कर रही है। लेकिन हम कितने डिवेंचर इशू करें, 16% वाले कितने डिवेंचर, कितने रुपए के डिवेंचर इशू करें कि आपके पास 9 रुपए का इंटरेस्ट आए और आपके पास 4.5 का इंटरेस्ट आए? तो लास्ट सेशन में भी मैंने इसके बारे में बताया था। जैसे कि मुझे देखना है कि डार्क लिमिटेड के केस में, अब मुझे ये तो मालूम है कि मैं इनको 16% डिवेंचर इशू कर रहा हूं, 16% डिवेंचर। लेकिन कितने रुपए के डिवेंचर मैं इशू कर रहा हूं अभी मुझे ये नहीं पता, क्योंकि जो भी डिवेंचर मैं इशू करूंगा उनकी जो वैल्यू होगी वो इतनी होनी चाहिए कि 16% मल्टीप्लाई करने के बाद इंटरेस्ट अभी भी उतना ही आए, 9 लाख का। तो अब मैं ये डिवेंचर की वैल्यू निकाल सकता हूं, डेट इज 100 इंटू 9, 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 16। तो ऐसा करके मुझे पता लग जाएगा कि कितने डिवेंचर मुझे इश्यू करने पड़ेंगे। तो 900 डिवाइडेड बाई 16 तो 56.25। इसका मतलब है कि परचेसिंग कंपनी ने जो 90 लाख के डिवेंचर हैं उसके अगेंस्ट 16% डिवेंचर इशू करे 56.25 के हिसाब से। अब अगर आप 56.25 का 16% कंप्यूट करेंगे तो वो प्रेजेंट इंटरेस्ट 9 लाख के बराबर ही आएगा। हम कितने डिवेंचर इशू करें 16% वाले कि आपके पास प्रेजेंट इंटरेस्ट आता रहे। इसी तरह से एफ को हम कितने डिवेंचर इशू करेंगे तो ये भी निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? 16% डिवेंचर हमने इशू करने हैं और इस तरीके से इशू करने हैं कि फेयर लिमिटेड के पास 4.5 लाख का इंटरेस्ट आए। तो 100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 60, तो डेट इज इक्वल टू 100 इंटू 4.5 divided by 16, this is equal to 281.25, करेक्ट? तो ये इस तरीके से आ रहा है 281.2.5। ठीक है ना? एक बार दोबारा से मैं चेक कर लूं, 45 इंटू 10% 4.5 ही था, तो 4.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16 28.125 है ये, सॉरी 28.125, वही मैं सोच रहा था ज्यादा कैसे आ गया, 28.125। कोई बात नहीं, आप भी चेक कर लेना, ठीक है? तो हमें यह पता लग गया कि परचेसिंग कंपनी ने डार्क लिमिटेड के जो 90 लाख के डिवेंचर्स हैं उसके लिए हमने अपनी कंपनी के इतने डिवेंचर इश्यू करे। इसका मतलब इनके डिवेंचर को इतने पर लिया और इतने डिवेंचर्स के लिए हम इतने रुपए के डिवेंचर 28 इतने डिवेंचर हम इश्यू कर रहे हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर तुम्हें रिफ्लेक्ट करना पड़ता है कि डिवेंचर को आप किस वैल्यू पे ले रहे हैं। तो अब आपको पता लग गया कि जो डिवेंचर्स आप ले रहे हैं 56.25, जानबूझ के मैंने इसको इस कलर में लिखा, और 28.125। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो कैसे पता करना है ये तुम्हारे को अब समझ में आ जाना चाहिए। बस मेन चीज इस क्वेश्चन में यही होती है। अब परचेज कंसिडरेशन निकालना और नेट एसेट्स निकाल देना। अब नेट एसेट्स, सारे एसेट्स में से ये दो लायबिलिटी, भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, कुछ हेल्प ही नहीं कर रहे। हाँ, आज तो बिल्कुल ही हेल्प नहीं हो रही है। 2313.75 पहला आंसर आया है। इसका बताओ। अंकिता पांडे कहती है 1936.875। थैंक यू। चलो
अब जितना भी आ रहा है तुम्हें कॉन्सेप्ट पता लग जाना चाहिए। तो दिस इज योर परचेज, नेट एसेट्स भी कह सकते हो, परचेज कंसिडरेशन भी कह सकते हो। तो पहले तो ये नेट एसेट्स है, परचेज कंसिडरेशन तो नहीं कहेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में तो परचेज कंसिडरेशन हम पेमेंट मेथड से ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो नेट एसेट्स हमारे पास आया। इज इट क्लियर टू यू? अब हम इसको कंपेयर करेंगे परचेज कंसिडरेशन से। तो परचेज कंसिडरेशन से मैं इसको कंपेयर करूंगा, तो परचेज कंसिडरेशन हमने पहले ही कंप्यूट कर लिया है। तो परचेज कंसिडरेशन, अब परचेज कंसिडरेशन जो हमने कंप्यूट करा था 2820 और 2055, तो इसका मतलब दोनों ही सिचुएशन में आप देख रहे हो कि परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट ज्यादा है। जब परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा होंगे तो इसका मतलब गुडविल आएगी। तो इस केस में जो गुडविल आ जाएगी 506.25 की आएगी, और इस केस में जो गुडविल आएगी 118.1.25। तो इस तरीके से आपने गुडविल की कंप्यूटेशन भी कर ली। तो मेन चीज यही होती है। बाकी तो अब जो जो एसेट्स आपने लिए, ये तो मैं अब कई बार आपको बता चुका हूं, जो जो एसेट्स आपने लिए हैं बस आपने उनको नोट करना है और 2 मिनट में आपने अपनी बैलेंस शीट बना देनी है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया जी। चलो जी, अब समझ में आ ही गया है तो फिर क्या करना है। मेरे ख्याल से आगे का पार्ट तो आप खुद कर सकते हो, इसमें अब तो मेरे कराने लायक कुछ है नहीं। बैलेंस शीट बना दूं क्या? चलो, बच्चे कह रहे हैं बैलेंस शीट भी बना दो, तो बैलेंस शीट भी बना देते हैं, आप कह रहे हो तो बैलेंस शीट भी अब हमने बना दी। जो भी हमारा स्टेप है अगला, बैलेंस शीट। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स इक्विटी एंड लायबिलिटी हम हमेशा लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखी। सबसे पहले उसके अंदर हमने शेयर होल्डर्स फंड लिखा। शेयर होल्डर फंड के अंदर पहले तो शेयर कैपिटल लिखा। अब जब शेयर कैपिटल आप लिखेंगे तो इस क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा था कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल दी हुई थी। याद है आपको? ऑथोराइज शेयर कैपिटल बिल्कुल लास्ट लाइन में इस क्वेश्चन में भी लिखी थी। अब ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 150 लैक्स की है, 150 लैक्स। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इस क्वेश्चन में दी हुई है, 150 लैक्स इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। और उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दी थी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में लिखा था 7.5 लाख शेयर्स हैं और वो भी 100 के। तो टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल तुम्हें 2250 की दी हुई है, लेकिन इसका यूज सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए होता है, टोटलिंग के लिए नहीं करा जाएगा। इससे हमें उतना लेना देना नहीं है। अब हमें लेना देना क्या है, इस चीज को समझना है। इस क्वेश्चन में अब मैं जब ये लिखूंगा इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल, तो कितने शेयर्स आपने इशू करे, पहले तो कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करे ये मुझे बताओ। उसके बाद फिर मैं पूछूंगा आपसे कि कितने इक्विटी शेयर इशू करें। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बेटे हमने कितने इशू करें ये मैं कैसे देखूंगा? पूरा क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आपने ऑलरेडी यहां पर कंप्यूट भी करा है कि कितने प्रेफरेंस शेयर आप इशू कर रहे हैं। देखें यहां पर 4.5 लाख प्रेफरेंस शेयर तो ये इशू कर रहे हैं डार्क लिमिटेड को, और उसके अलावा फेयर लिमिटेड को आप इशू कर रहे हैं 3 लाख शेयर। इजंट इट? 4.5 और 3 लाख। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपको पता लग गया बैलेंस शीट कहां बना रहे थे हम। तो इस तरह आपको पता लग गया कि 7.5 लैक्स 7.5 लाख प्रेफरेंस शेयर आप इशू कर रहे हैं। और प्रेफरेंस शेयर जो है
जो आपने इश्यू करें वो 160 के हिसाब से इश्यू करें, लेकिन हमें तो यहां पर पहले फेस वैल्यू दिखानी पड़ेगी ना। एट द रेट ऑफ ₹100, तो एट द रेट ऑफ ₹100, तो इसका मतलब 750 तो हमारी इश्यूड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। करेक्ट, नो डाउट अबाउट दैट। ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने जो इश्यू करी है, इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश। ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने इश्यू करी है, जो पर अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन करी है, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मुझे ये बताओ कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो आपने कितनी इशू करी है, तो इसी तरह से आपको देखना पड़ेगा। डार्क लिमिटेड के केस में आपने 60 लाख शेयर इशू करे हैं, याद आया आपको? और फेयर लिमिटेड के केस में आपने जो इक्विटी शेयर इशू करे थे वो 45 लाख के करे थे, यानी कि 60 लाख प्लस 45 लाख, 105 लाख। तो 105 लाख के शेयर्स आपने इशू करे हैं, 105 लाख के शेयर्स आपने इशू करे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा जी, तो 105 लाख तो ये हो गया, 105 लाख। अब समझना क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहां पर मेरी टोटल जो कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड 150 शेयर 100 के हिसाब से, दैट इज 1500 आ जाएगा, इजंट इट और नॉट? प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं? 1000। ऑथराइज शेयर कैपिटल इनकी कितनी की थी, मुझे चेक करना पड़ेगा जरा क्वेश्चन में, एक मिनट, क्योंकि ये ज्यादा आ रहा है अमाउंट। लेट अस हैव ए लुक ओवर देयर बिफोर वी कमेंट अपॉन इट। इस क्वेश्चन में लिखा था जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 1500 लाख है। 1500 लाख का मतलब ये हो गया 1500 लाख की कैपिटल है। इज इट क्लियर टू यू? तो और एक शेयर 100 का है, तो इसका मतलब 150। अच्छा, जो परचेजिंग कंपनी है उनका एक शेयर 10 रुपए का, ये हमने नोट नहीं करा। परचेजिंग कंपनी का एक शेयर 10 रुपए यहां लिखा हुआ है, तो इसका मतलब परचेजिंग कंपनी का जो शेयर है वो 150 के हिसाब से है। इज इट क्लियर टू यू? तो ध्यान यहां पर क्या रखना है इस क्वेश्चन में, जो मैंने पहले तो ये ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखी है ना, देखो बेटे, क्वेश्चन में कोई भी इस लेवल पे छोटी से छोटी मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस शीट तो ब्राइट लिमिटेड की बन रही है ना। टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है, जहां तक इक्विटी शेयर कैपिटल का सवाल है, 1500 है, लेकिन एक शेयर 10 रुपए का है। तो 10 रुपए का एक शेयर है, तो पहले तो ये 10 रुपए करना पड़ेगा, और 1500 इंटू 10 करेंगे तो 150 लैक्स ही आएगा। चलो अच्छी बात ये है। तो प्रेफरेंस शेयर तो 100 रुपए का ही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब परचेसिंग कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं, ये तो हमें पता लग गया, 105 लाख शेयर इशू करे, 105 लाख शेयर। ये जो शेयर इशू करे परचेजिंग कंपनी ने, ये शेयर इशू करे कंसिडरेशन पे करने के लिए। ये मैं पॉइंट स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं, यहां पर आपको ध्यान देना होगा। परचेसिंग कंपनी की टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1500 लैक्स हैं, और एक शेयर 10 रुपए का है, तो इसका मतलब उनके पास 150 लाख शेयर हैं इश्यू करने के लिए। परचेसिंग कंपनी के पास टोटल इतने शेयर इश्यू करने के लिए हैं, और इतने शेयर में से परचेसिंग कंपनी ऑलरेडी कुछ शेयर इश्यू कर चुकी है। आपने देखा कि परचेसिंग कंपनी ने 105 लाख शेयर इश्यू कर दिए फॉर पीसी, परचेज कंसिडरेशन पे करने के लिए, जो कि हमने कंप्यूट करे 60 लाख प्लस 45 लाख। ये लेकिन मैं क्यों स्ट्रेस कर रहा हूं, इसका मतलब अभी भी इनके पास 45 लाख शेयर बचे हुए हैं। वो इसलिए मैं स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा था कि परचेसिंग कंपनी के पास, या इस कंपनी ने, ब्राइट लिमिटेड ने, लिक्विडेटर्स को शेयर इश्यू करने के बाद जो भी रिमेनिंग शेयर्स थे उनको पब्लिक को इश्यू कर दिया।
उनको पब्लिक को इशू कर दिया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये पॉइंट आपको समझ पे आना चाहिए। तो अब पब्लिक को भी हमने शेयर इशू कर दिए, तो इसका मतलब टोटल शेयर तो सारे इशू हो गए ना। इसका मतलब 105 लाख तो जो हमने इशू करे ये अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन इशू करे हैं, और 45 लाख शेयर जो है वो हमने इशू करे हैं फॉर टू पब्लिक, ये हमने पब्लिक को इशू करे हैं। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन टोटल शेयर तो पूरे 150 लैक्स इश्यू हो चुके हैं, और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए की है, तो इसलिए आउटर कॉलम में 1500 आ जाएगा। ये पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में समझना होगा। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि क्वेश्चन में बिल्कुल लास्ट में ये लिखा था कि जो भी उनकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसमें से लिक्विडेटर्स को इश्यू करने के बाद जो शेयर बच जाएंगे वो हम पब्लिक को इश्यू करेंगे। तो इसका मतलब 105 लाख शेयर इशू करने के बाद 45 लाख शेयर बचेंगे जो हमने पब्लिक को इशू करे होंगे। 45 लाख वर्थ के शेयर बचे होंगे जो पब्लिक को इशू करेंगे। इससे कैश बैलेंस भी बाद में हम देखेंगे बढ़ जाएगा। यही इसमें मेन पॉइंट है। बाकी तो तुमने एसेट और लायबिलिटी को मिला करके ही लिखना है। उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस भी मैं लिख करके बता दूं। अब रिजर्व एंड सरप्लस में आपको एक तो ये ख्याल करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, वैसे तो मैंने कहा कोई भी रिजर्व, जहां तक सवाल है वेंडर कंपनीज का, हमने टेक ओवर नहीं करना है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है अमालगमेशन एडजस्टमेंट, सॉरी, जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है उसकी एंटिटी को 4 साल तक मेंटेन करना है। तो जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है दोनों कंपनी के, पहले तो मुझे वो देखने पड़ेंगे 225 प्लस 150, डेट इज इक्वल टू 375। तो एक तो हम, आप कहने के लिए कह सकते हैं कि हम उनके इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को आगे लेके आए, हालांकि हम आगे लेके नहीं आते, ये रिजर्व हम खुद ही क्रिएट करते हैं। एक तो मुझे ये लिखूंगा, उसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम जो हम लिखेंगे, ध्यान रखना है आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम भी बेटा कैसे लिखेंगे? एक तो आपने टोटल इक्विटी शेयर जो इश्यू करें, जो टोटल इक्विटी शेयर इश्यू करें, हमें पता लग गया क्योंकि कंपनी के पास 150 लाख शेयर से इश्यू करने के। ये बात समझें, टोटल 150 लाख शेयर से हमारे पास इश्यू करने के लिए, और पूरे हमने शेयर इश्यू भी कर दिए। लेकिन जो शेयर हमने इश्यू करे हैं वो तो 35 के हिसाब से करे हैं ना। तो इसका मतलब फेस वैल्यू, तो इसका मतलब उसमें जो प्रीमियम रहा होगा वो 25 का रहा होगा, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपए की है। तो इक्विटी शेयर्स पे तो इतना प्रीमियम है, और इसमें मैं ऐड कर देता हूं, और हमने 7.5 लाख प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे हैं। और जो 7.5 लाख प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे थे वो 160 के हिसाब से इश्यू करे थे, इसका मतलब 60 रुपए पर शेयर प्रीमियम था। तो इनको आप ऐड कर देना, ऐड करके जो भी आ जाएगा, जो कि 4200 आएगा। तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस में आपका इतना बैलेंस आ गया, डेट इज इक्वल टू 4, कितना आ जाएगा ये फिगर 4575 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है ना, चेक भी करते रहना, बहुत क्लमजी फिगर्स हैं। तो 4575। लेकिन अब मैंने आपको यह भी बताया, जब हम इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को आगे लेके आते हैं या इनकी एंटिटी को प्रिजर्व करते हैं, तो हमें एंट्री करनी होती है अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, जिसकी वजह से अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ जाता है। तो उसको हम राइट ऑफ करते हैं आजकल रिजर्व एंड सरप्लस में से। तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट जो क्रिएट हुआ होगा इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व क्रिएट हुआ होगा, तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा। तो आउटर कॉलम में मैं 4200 लिख दूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? अच्छा जी, चलो अब इसके आगे तो स्पेस खत्म हो गई है, तो मेरे को थोड़ी और स्पेस ड्राइव करनी पड़ेगी। लीजिए जी, तो रिजर्व एंड सरप्लस के बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद फिर नेक्स्ट आइटम इस क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटीज है। अब नॉन करंट लायबिलिटी इस क्वेश्चन में जो थी, मैंने कहा नॉन करंट लायबिलिटी जो डिवेंचर्स होते हैं वो बेसिकली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के रूप में लिखे जाते हैं। अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब उनके जो डिवेंचर्स हैं उनको मत लिखना, क्योंकि उसकी जगह पर अब तुमने जो अपनी कंपनी के डिवेंचर इशू करे थे
बेटे तुमने अपनी कंपनी के डिवेंचर जो इश्यू करे थे, जो हमने कंप्यूट करे थे 56.25, पहले तो मैं यहां पर लिखूंगा 16% डिवेंचर, हमने 16% डिवेंचर इश्यू करे। 56.25 के डिवेंचर हमने इश्यू करे थे डार्क लिमिटेड को, और फेयर लिमिटेड को हमने करे थे 28.125 के। करेक्ट। तो टोटल डिवेंचर आ जाएंगे 84.375। जानबूझ के वो फिगर्स थोड़ी क्लमजी देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा फिर हम करंट लायबिलिटी लिखेंगे। करंट लायबिलिटी में एक ही लायबिलिटी है 630 ट्रेड पेबल्स के रूप में और 285। फिर 915 आप लिख देंगे। टोटल देखें कौन करके बताता है, पहले आप ही बताएंगे, मैंने क्या बताना है। हाँ जी, टोटल देखें कौन पहले करता है। करा? नोट नहीं कर रहे थे क्या साथ साथ? 7449 अप्रोक्सीमेटली, नहीं पॉइंट भी बताओ ना, लैक्स में फिगर है। ठीक है ठीक है, 0.375। ठीक है जी। उसके अलावा एसेट्स, एसेट साइड में उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एनसीए, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके अंदर भी पहले टेंजिबल लिखना, लैंड एंड बिल्डिंग 1350975, सारे एसेट्स बुक वैल्यू पर ही लिए हैं 2325। फिर उसके अलावा हम लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट गुडविल। दोनों ही केस में गुडविल आई थी 506.25 डार्क लिमिटेड में, और फेयर लिमिटेड में आई थी 118.125 की। तो इनको आप ऐड कर दें, लेकिन ऐड करने से पहले वेट, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी थे इस क्वेश्चन में, मुझे याद आया। लास्ट बट वन लाइन में लिखा हुआ था कि 6 लाख के और 3 लाख के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस थे। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ परचेजिंग कंपनी बियर करेगी तो एंट्री लिखेगी गुडविल अकाउंट डेबिट, इजंट इट और नॉट, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि गुडविल थी। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 9 लाख के थे, तो 9 लाख के गुडविल के एक्सपेंसेस जो हैं वो मुझे यहां, सॉरी मैंने माइनस कर दिया, ये प्लस करने पड़ेंगे 9 लाख, क्योंकि गुडविल का अमाउंट उससे बढ़ जाएगा 6 लाख प्लस 3 लाख। तो ये कर करके आ जाएगा आपका 633.375। उसके अलावा फिर क्वेश्चन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी थी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एनसीआई। एनसीआई में 300 का अमाउंट आएगा। उसके अलावा जहां तक करंट एसेट्स का सवाल है, करंट एसेट्स के अंदर आपको इन्वेंट्रीज गिवन है, इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज का अमाउंट 525 प्लस 375, टोटल विल बी इक्वल टू 900। इन्वेंट्रीज के बाद फिर ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल 450 प्लस 525, कोई इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, तो 975। और फाइनली फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप लिखेंगे 450 प्लस 300। और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, एक तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे हुए हैं 9 लाख के, तो लिक्विडेशन एक्सपेंस से कैश कम हो जाएगा। और दूसरा, जो हमने 45 लाख शेयर पब्लिक को इश्यू करे, भाई 150 लाख शेयर्स थे टोटल हमारे पास इश्यू करने के लिए, टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल 150 लाख शेयर्स है 10 रुपए के हिसाब से। तो जिसमें से 105 लाख शेयर्स तो हमने इश्यू कर दिए कंसिडरेशन के लिए, बचे हुए 45 लाख शेयर जो हमने इश्यू करे होंगे, पब्लिक को इश्यू करे होंगे, लेकिन
अब यहां पर ना आप एग्जामिनेशन में एक नोट लिख देना कि पब्लिक को हमने जो शेयर इश्यू करे हैं वो इसी रेट के हिसाब से करें, 35 के हिसाब से। इज इट क्लियर टू यू? तो 45 इंटू 35 जब आप करेंगे तो डेट विल बी इक्वल टू 1575। तो कैश आपका 1575 से बढ़ जाएगा। तो टोटल कैश जो आपका आ जाएगा 750 प्लस 1575 माइनस 9, डेट विल बी इक्वल टू 2316। और टोटल जो तुम लोगों ने पहले मुझे बताया था 7449.375, लेकिन ये चेक कर लेना, करेक्ट? तो बेटे इसके साथ फिर अमालगमेशन का ये चैप्टर फिनिश अप होता है और आपने देख लिया कि कितनी वाइडेस्ट पॉसिबल कवरेज जो है, पॉसिबल जो हो सकती है, वो हमने करी। मैं लास्ट में एक बार फिर से कहूंगा, ये 3 सेट्स ऑफ बुक्स हैं। जिन लोगों ने भी इन लेक्चर्स का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है वो डेफिनेटली इन बुक्स को ले लें, 3 सेट्स, देन ओनली यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। एक प्रैक्टिकल चैप्टर से रिलेटेड है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से सेट रिलेटेड है और दूसरा एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो आप जरूर लें इनको। और बेस्ट स्टडी मटेरियल है, वन ऑफ द फाइनेस्ट, बट आई डू नॉट वांट टू साउंड एरोगेंट इन दिस पर्टिकुलर केस, लेकिन दैट डेफिनेटली विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो फिर ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। द टाइम टू से गुड बाय।